नमस्कार। आज से प्रारंभ करेंगे इतिहास पढ़ाना। उसमें पहला पाठ है कक्षा 8 में कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ, क्या क्या घटनाक्रम रहीं, कैसे कैसे आए, क्यों आए और उनका विश्व में मैपिंग कहाँ पर है। तो विश्व में वो सारे देश कहाँ पर स्थित हैं, उसके लिए सबसे अच्छा साधन है कि विश्व का मैप लेंगे। ये जैसे यहाँ पर विश्व का मैप है, तो वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो कि कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक ना। और ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि गूगल का इस्तेमाल करके उसमें से सारे देश को देख लें कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो समझ में आएगा कि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ क्या थीं। तो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ये पाठ है, पढ़ना इसको। यूरोपीय शक्ति मतलब कुछ 5-6 शक्तियाँ उस समय थीं। एक तो स्पेन था, पुर्तगाल था, फ्रांस था, ब्रिटिश था, डच था, डेनमार्क था। तो 5-6 ऐसे देश थे जिनको यूरोपीय शक्ति के रूप में हम मानते हैं। वर्तमान में और सारे भी देश हैं यूरोप में करीब मान चलो कम से कम 22-25 देश हैं। लेकिन जब हम यूरोपीय शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो 5-6 शक्तियाँ उस समय थीं। और उसके पहले भी 2 शक्तियाँ मेन रूप से थीं, एक वेनिस था, एक जिनेवा था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझें कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा है इसका। तो अगर यूरोप का मैप देखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कि इंटरनेट पर देख लें, लेकिन अगर यूरोप का मैप देखेंगे, जैसे हम मोटी मोटा बनाने का प्रयास करें इस तरीके से, अगर हम ये मान लें यूरोप है, ये इसको कह लें यूरोप, और यूरोप के बगल से ऐसे स्टार्ट होता था अपना एशिया, ऐसे पूरा एशिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऊपर एक सागर है जिसको बोलते हैं काला सागर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक सी। ये है टर्की, TURKEY, और ये है अपना इटली, ITALY, ठीक है। और ये जो पूरा सागर है, यहाँ पर भी पूरा सागर है, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, यानी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, भूमध्य सागर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसको बोलते हैं पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगाल। और पुर्तगाल के बगल में ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं स्पेन। और स्पेन के ऊपर वर्तमान में यहां पर है फ्रांस, ठीक ना, यहां पर है फ्रांस। और फ्रांस के बगल यहीं पर है जर्मनी, ठीक है, यहीं पर है जर्मनी। और यहां समुद्र के किनारे, यहां पर भी पूरा समुद्र है जिसको अटलांटिक सी बोल सकते हैं। ये जो छोटा देश है इसको बोलते हैं डच बोल लें या नीदरलैंड बोल लें, ठीक ना। और डच के ऊपर समुद्र में एक देश है जिसको बोलते हैं अपना इंग्लैंड या ब्रिटेन बोल लें, ठीक है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के उत्तर में ही एक छोटा सा देश है, द्वीप में है, द्वीप मतलब कि ऐसा भूखंड जो कि समुद्र के बीचों बीच हो, ठीक ना, जैसे चारों तरफ से समुद्र हो और बीच में कोई एक छोटा सा भूखंड हो, जमीन हो, तो उसको बोलते हैं द्वीप। तो ऐसे ही एक द्वीप यहां पर था जिसको बोलते हैं डेनमार्क, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेनमार्क। तो मुख्य रूप से इतना ही है। और ये हो गया इटली, ये पूरा हो गया अपना एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये था अपना एशिया महाद्वीप। ये है ब्लैक सी, ये है भूमध्य सागर। अगर हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम मैप बनाए 3rd सेंचुरी BC की, कब की, 3rd सेंचुरी BC की अगर हम बात करें, तो उस समय जो पूरा ये वाला मैप था यूरोप का और एशिया का, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसे अगर हम बांटें ऐसे करके तो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक ना। इस वाले हिस्से को, ये पूर्वी दिशा है, मैप के हिसाब से देखा जाए तो ये पूर्वी दिशा है। इस पूर्वी दिशा को बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य। पहले ये पूरा जो साम्राज्य था इसको बोलते थे रोमन साम्राज्य, लेकिन 3rd सेंचुरी BC में ये साम्राज्य 2 भागों में ऐसे बट गया। तो इस तरफ वाला जो पार्ट बना उसको बोलते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य, या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य। और जो पश्चिम वाला
हिस्सा था रोमन साम्राज्य का, उसको बोलते थे पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो टर्की का एक शहर था, यहीं पर टर्की का एक शहर था जिसको बोलते थे कुस्तुनतुनिया। क्या बोलते थे? कुस्तुनतुनिया, ठीक ना। और कुस्तुनतुनिया को आजकल किस नाम से जाना जाता है? आजकल इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल। और उस समय इसको कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, जो कि टर्की का राजधानी थी, या कहें कि पूरे पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। और कुस्तुनतुनिया अगर देखा जाए तो ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में पड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो ये जो इटली देश है, वर्तमान में इटली देश है, इटली देश में समुद्र के किनारे एक शहर था जिसका नाम था रोम, ठीक ना। क्या नाम था इसका? रोम। तो ये रोम जो थी ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, और कुस्तुनतुनिया जो कि समुद्र के किनारे ही था ये पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। ये मैप है 3rd सेंचुरी BC की। और लगभग उसी समय जर्मनी के जो शासक थे वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिए। ये हज़ारों साल पहले की बात है। लेकिन अभी पिछले 500-600 साल पहले की अगर बात करें, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, 1453 मतलब कि 500-550 साल पहले की बात करें तो 1453 में टर्की पर, या कहें कि पूरे रोमन साम्राज्य पर, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर एक लोगों का कब्जा हो गया जिनको बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत। एक सल्तनत हुए उस्मानिया सल्तनत, ठीक ना। जैसे भारत में हो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, या गयासुद्दीन हो गए, या फिरोज शाह तुगलक हो गए, ऐसे बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजा हुए। ऐसे ही उस्मानिया सल्तनत के राजा महाराजा जो हुए उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया। और कब कब्जा किया? 1453 में। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर, या कहें कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर उस्मानिया सल्तनत लोगों का कब्जा हो गया। अब जब तुर्की पर कब्जा हो गया, किसका? उस्मानिया सल्तनत लोगों का, तो इनका जो व्यापार होता था इस तरफ वाले देशों से, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के देश हैं, इनका जो व्यापार होता था एशिया से या दक्षिण पूर्व एशिया से, वो पूरी तरीके से बाधित हो गया। क्यों बाधित हो गया? क्योंकि यूरोप के जो लोग थे ये ब्लैक सी से होते हुए, इनका 3 रास्ता था। अभी बताएंगे क्यों बाधित हो गया। क्योंकि इनके 3 मार्ग थे व्यापार करने के। एशिया पता होगा, मैप में अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो, ये एशिया है। एशिया के बगल आएंगे तो लगभग यहाँ पर इंडिया है अपना, ठीक ना, लगभग यहाँ पर इंडिया है। तो अगर इंडिया में या इंडिया के और दक्षिण पूर्व में जाएं, जैसे कि जहाँ पर सिंगापुर है, थाईलैंड है, लाओस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो सब दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो अगर इनको भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से अगर व्यापार करना होता तो कहाँ से जाते हैं? एक तो यहाँ से निकलेंगे ब्लैक सी से होते हुए। अगर एशिया में बात करें तो यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। यहाँ पर एक सागर है जिसको बोलते हैं कैस्पियन सागर, CASPIAN, कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी के ही उत्तर में एक छोटा सा सागर है जिसको बोलते हैं अरल सागर, अरल सी बोलते हैं इसको, ठीक ना। अगर इनको व्यापार करना होगा भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से तो कैसे जाएंगे? यूरोप से निकले, ब्लैक सी में घुसे, टर्की में आए, फिर कैस्पियन सी में घुसे, फिर ईरान, इराक, ऐसे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान में घुसेंगे, भारत में घुसेंगे, उसके बाद उससे होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंच जाएंगे। तो एक तो रास्ता ये था। तो पहला मार्ग कौन सा था? अभी लिख देते हैं अगले उसमें, या यहीं पर लिख दें। 3 मार्ग थे व्यापार करने के। पहला मार्ग कौन था? मध्य एशिया से, मिडिल ईस्ट से, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक ना। अगर पश्चिम रोमन साम्राज्य को भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करना होता था तो उसके 3 मार्ग थे। एक था मिडिल ईस्ट से, जिसको बोलते हैं मध्य पूर्व के देशों से होते हुए व्यापार करना। तो एक तो मार्ग ये था कि यहाँ से निकले, टर्की में घुसे, कैस्पियन में घुसे, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भारत में, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे म्यांमार में, बांग्लादेश में, वहाँ सब व्यापार करने के लिए। हो सकता था एक मार्ग ये
मिडिल ईस्ट के देशों से। मिडिल ईस्ट के देशों में लगभग 5-6 देश आते हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारे देश आते हैं अपना मिडिल ईस्ट वाले देशों में, ठीक ना। तो उधर से होते हुए व्यापार कर लिए। दूसरा कौन सा मार्ग था? दूसरा मार्ग था फारस की खाड़ी से होते हुए व्यापार करना। फारस की खाड़ी से। फारस की खाड़ी कहाँ पर है? फारस की खाड़ी अगर टर्की ये है, टर्की के नीचे और ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे करके देश आएगा ऐसे। जैसे यहाँ पर एक देश है यमन, ठीक ना, ओमान जिसको बोलते हैं, सॉरी ओमान, ये एक देश है यहाँ पे यमन। ये सब एशिया के ही देश हैं, ये पूरा एशिया वाला देश है, ठीक ना। टर्की भी एशिया में आता है। तो ओमान हो गया, यमन हो गया, इसके बगल में जो छोटा सा ये सागर है, ये इसी को बोलते हैं फारस, ठीक ना, इसी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी में यहीं पर एक जलडमरू मध्य है जिसको स्ट्रेट बोलते हैं। उस स्ट्रेट का नाम है हरमुज जल संधि। अभी ये आगे आएगा तुम्हारे, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक शब्द आएगा हरमुज जलडमरू मध्य, ठीक ना। तो हरमुज जलडमरू मध्य कहाँ पर है? ये फारस की खाड़ी में है, हाँ बीच में। अच्छा, जलडमरू मध्य या स्ट्रेट किसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि एक भूखंड इस तरफ है ऊपर की दिशा में, एक भूखंड है नीचे की दिशा में, या एक भूखंड है इस तरफ, एक भूखंड है इस तरफ, बीच में कोई पानी वाला क्षेत्र है, हाँ कोई भी नदी है, नहर है, या पानी का क्षेत्र है, समुद्र है छोटा सा, तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं जलडमरू मध्य, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट, STRAT। तो ये जलडमरू मध्य कैसे हुआ? क्योंकि इस तरफ एक देश है, इस तरफ एक देश है, यानी इस तरफ एक ज़मीन है, इस तरफ एक ज़मीन है, और बीच में एक पानी का क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं जलडमरू मध्य, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं हरमुज जलडमरू मध्य। ये ओमान हो गया, यमन हो गया, यहाँ पर ये पूरा सऊदी अरब है, ठीक ना, ये पूरा जो देश है इसको बोलते हैं सऊदी अरब। और यहाँ पर एक छोटा देश है इसको बोलते हैं कतर, ठीक है। हरमुज जल संधि अगर बात करें तो ये सऊदी अरब और इराक को अलग करता है। एक भूखंड है सऊदी अरब, एक भूखंड है इराक, ये वाला जो देश है इसको बोलते हैं इराक, ठीक ना, या ईरान बोलते हैं इसको, सॉरी ईरान। तो हरमुज जलडमरू मध्य जो है वो ईरान को और सऊदी अरब को अलग करता है, ठीक है, और हिंद महासागर को और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। ये पूरा हिंद महासागर है नीचे, और ये फारस की खाड़ी है, इसको जोड़ता है। तो ये हो गया हरमुज जलडमरू मध्य। तो दूसरा रास्ता जो था वो हरमुज जलडमरू मध्य से होते हुए व्यापार करना था। कैसे? यहाँ से निकले, यूरोप से निकले, टर्की में घुसे, उसके बाद सीधे आ गए सऊदी अरब में। सऊदी अरब में आने के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए सीधे पहुँच गए भारत में। तो दूसरा रास्ता तो ये था, यहाँ पर आकर के अपना व्यापार कर लिए। अच्छा, थल में व्यापार करने से और जल में व्यापार करने से क्या अंतर है? कि थल में ज़्यादा खर्चा पड़ता है, ठीक ना, थल माध्यम से अगर व्यापार करेंगे तो उसमें खर्चा ज़्यादा पड़ता है, और जल माध्यम से व्यापार करेंगे तो उसमें खर्चा कम पड़ता है, क्योंकि नाव जो है सरकती चली जाएगी आराम से, है शिप हो गया या कोई भी शिपिंग बोट हो गया, वो आराम से सरकता जाएगा, तो उसमें खर्चा कम पड़ता है। तो चाहते तो यहीं से घुस जाते या इधर से चले जाते ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ये पूरा जो है ये पूरा ज़मीन वाला क्षेत्र है, ठीक ना, ये पूरा ज़मीन वाला क्षेत्र है, तो चाहते तो सीधा चले जाते यहीं से ऐसे, लेकिन उधर तो नहीं गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी पड़ता है और पानी से ये जल्दी से पहुँच सकते हैं कम खर्चे में। तो दूसरा रास्ता ये था, फारस की खाड़ी से होते हुए। और तीसरा रास्ता कौन सा था? तीसरा रास्ता था लाल सागर से होते हुए, जिसको बोलते हैं रेड सी। रेड सी से अलेक्जेंड्रिया, रेड सी टू अलेक्जेंड्रिया, ये तीसरा रास्ता था। अब रेड सी कहाँ पर है? ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के यहीं से ही ये बगल में एक सागर है जिसको बोलते हैं रेड सी, REDSEA, रेड सी। और रेड सी के बगल से ही जो है स्टार्ट हो जाता है क्या अपना ये जो देश है, ये पूरा जो भूखंड है इसको अफ्रीका बोलते हैं।
देखो पढ़ा है लड़का, बता दिया तुरंत। ये पूरा भूखंड है अपना अफ्रीका, ये पूरा भूखंड है एशिया, ये पूरा भूखंड है यूरोप। तो तीसरा मार्ग था रेड सी टू अलेक्जेंड्रिया। जैसे इनको अगर व्यापार करना होगा तो कहाँ घुसेंगे? पहले ब्लैक सी में घुसेंगे। ब्लैक सी में घुसेंगे मतलब कि कुस्तुनतुनिया से होते हुए जाएंगे, यानी कि चुंगी, लगान, जो एक्साइज ड्यूटी है, पैसा जो है कि आप हमारे जल मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए इनको जो है कुछ ना कुछ फीस चुकानी पड़ती होती है, ठीक ना, देनी होती है। तो यूरोप से घुसे ब्लैक सी में, ब्लैक सी से घुसे भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से घुसे किस में? रेड सी में, और रेड सी से घुसे किस में? इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, और हिंद महासागर से होते हुए फिर चले गए अपना भारत में, या भारत से होते हुए फिर उधर चले गए, या भारत के नीचे श्रीलंका है तो श्रीलंका से होते हुए या श्रीलंका के बगल से होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए। तो ये 3 मार्ग थे व्यापार करने के। तो अभी इस वाले स्लाइड में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ सीखें? पहला नंबर ये कि पूरा जो यूरोप और रोमन साम्राज्य था 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। 1453 में उस्मानिया सल्तनत का पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा हो गया, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। और यूरोप वाले को या पश्चिमी रोमन साम्राज्य को व्यापार करने का 3 मार्ग था, और तीनों मार्ग जो था वो कुस्तुनतुनिया से या कहें टर्की से हो करके आता था। तो इनको कुछ ना कुछ लगान चुकाना पड़ता था, ठीक ना। जब ये पूरा रास्तों में बाधित कर दिया, जैसे देखो ये पूरा हिस्सा जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य का है, इस पूरे हिस्से पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया। तो ये ना ही इस रास्ते से जा सकते हैं, ना ही पूर्व मध्य के देशों से होकर जा सकते हैं, ना ही फारस की खाड़ी से जा सकते हैं, ना ही लाल सागर से जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे हिस्से पर इनका कब्जा हो गया, ठीक ना। तो जब इनका कब्जा हो गया इस पर, तो ये पूरा का पूरा मार्ग हो गया बाधित। जब पूरा मार्ग बाधित हो गया तो इनको किसी नए रास्तों की ज़रूरत पड़ती, तो नए रास्तों की खोज में लग गए। तो अब समझेंगे कि वो नए रास्ते क्या थे, यानी नए मार्गों की खोज क्यों की गई। तो अभी तक हमने समझ लिया कि 3rd सेंचुरी BC में क्या स्थिति थी, कैसे उस्मानिया सल्तनत ने आक्रमण किया, कैसे कैसे 3 मार्ग थे, तीनों मार्ग अवरुद्ध हो गए, तो नए मार्ग की खोज होना आरंभ हो गया। तो अब अगला टॉपिक अगर इसी के आगे इंटरकनेक्टेड हुए करते हुए पढ़ें तो अगला टॉपिक हो सकता है कि नए मार्गों की खोज क्यों हुई, वाई न्यू रूट्स। अगला टॉपिक हम बना सकते हैं वाई न्यू रूट्स, नए रास्ते क्यों खोजे गए। तो नए रास्ते क्यों खोजे गए, तो इसका पहला कारण तो यही हो सकता है कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हो गया। चूंकि कुस्तुनतुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, जिसमें से व्यापार होता था पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पूर्वी रोमन साम्राज्य से होते हुए ही भारत खंड या भारत के पूर्वी हिस्सों पर व्यापार होता था, तो वो सारे रास्ते बाधित हो गए। तो एक नए वैकल्पिक रास्तों की खोज के लिए नए मार्गों की खोज हुई। सो वी कैन से द फर्स्ट रीजन इज दैट। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि व्यापार जो होता था, व्यापार में 2 लोगों का मुख्य रूप से प्रभुत्व था, एक थे वेनिस, एक थे जिनेवा। यूरोप का उस समय की अगर बात करें तो मेन रूप से 2 ही देश थे मेन, एक वेनिस था, एक जिनेवा था। वेनिस जो था वो थोड़ा सा पूर्व में था, जिनेवा पश्चिम में था, जहाँ पर आजकल फ्रांस है, स्पेन है, ये सब देश हैं। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि नए मार्गों की खोज इसलिए हुई ताकि वेनिस और जिनेवा वासियों का जो दबदबा था व्यापार पर, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने के लिए केवल 2 ही देश मुख्य रूप से थे पहले, यानी पोर्टुगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच, डच, डेनिश, ब्रिटिश, इन सबसे पहले 2 ही प्रभुत्व था। देयर वर मेन डोमिनेंट ऑफ 2 कंट्रीज दैट वर जिनेवा एंड वेनिस। तो उनके दबदबे को कम करने के लिए जो नए नए राष्ट्रों का उद्भव हुआ, नए नए राष्ट्र बने, स्पेन बना, पुर्तगाल बना, तो उन सबके राजा महाराजा भी सोचे कि अपनी भी प्रभुता, अपनी भी संप्रभुता, अपनी भी शक्ति का प्रसार एशिया में और एशिया के विभिन्न देशों में फैलाया जाए, यानी कि इसके लिए भी नए मार्गों की खोज हुई। तो दूसरा हम कारण कह सकते हैं कि वेनिस और जिनेवा के प्रभुत्व को कम करना। तो दूसरे इस कारण से भी
नए मार्गों की खोज होना प्रारंभ हुआ। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो नए नए राष्ट्र यूरोप में बन रहे थे वो अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहे थे। तो जो नए राजा रानी वहाँ पर बने नए नए राष्ट्रों में ना, नए नए शासक बने, नए नए राजा बने, तो वो चाहते थे कि हम भी अपना प्रसार जो है अन्य देशों में बढ़ाएं। तो उसके लिए भी उन्होंने, जो उनके देश में नाविक थे, तो नाविकों को उन्होंने कुछ प्रोत्साहन राशि देना प्रारंभ किया कि हम आपको कुछ ना कुछ धन दे रहे हैं, कुछ धन आवंटित कर रहे हैं, आप नए नए मार्गों की खोज करें। यानी कि तीसरा हम कारण कह सकते हैं कि नए राष्ट्रों के शासकों का प्रोत्साहन मिला, इसलिए भी नए मार्गों की खोज हुई। यानी नए राष्ट्रों के शासकों का प्रोत्साहन, तो नए मार्ग की खोज होने का तीसरा कारण ये हम कह सकते हैं। चौथा कारण हम क्या कह सकते हैं कि भारत और जो स्पाइस आइलैंड हुआ करते थे, स्पाइस आइलैंड का मोटी मोटा मतलब जो इंडोनेशिया देश के मुख्य रूप से सुमात्रा, जावा, ये सब जो द्वीप हैं, उन सब द्वीप में सबसे ज़्यादा मात्रा में मसाले होते थे, ठीक ना। तो उन मसालों का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक ना, उस पर भी हमारी संप्रभुता हो, प्रभुत्व हो। तो इसके लिए भी, यानी मोटी मोटा हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए भी नए मार्गों की खोज होना प्रारंभ हुआ, ठीक ना। तो तीसरा हम कह सकते हैं कि व्यापार बढ़ाने के लिए, चौथा कह लें व्यापार बढ़ाने के लिए भी नए मार्गों की खोज हुई। अब व्यापार बढ़ाने के लिए मतलब कि क्या, इससे पहले व्यापार नहीं होते थे, लेकिन उसको आगे धीरे धीरे घटनाक्रम को समझेंगे। पांचवा कारण क्या हो सकता है नए मार्गों की खोज का? पुनर्जागरण। उस समय क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण काल चल रहा था। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? रेनेसांस, RENAINANCE, ठीक ना, रेनेसांस पीरियड कहते हैं पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल मतलब होता है पुनः जागना, यानी फिर से जागना। यानी हमारी सोई हुई जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि जो अचेतन में चली गई है, जो पूरी तरीके से कुटिल हो गई है, गंदी हो गई है, गंदी मानसिकता जिसको बोलते हैं, उस गंदी मानसिकता से जब आदमी निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसको कहते हैं कि वो पुनर्जागृत हो रहा है। वो रेनेसांस पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक ना। जैसे यूरोप में पहले क्या था कि यूरोप के जो लोग थे वो पूरी तरीके से धार्मिक जो विचार होते हैं, धार्मिक कट्टरता जिसको बोलते हैं, उसके चंगुल में फंसे हुए थे। तो उसके चंगुल से बाहर निकालने के लिए ये ज़रूरी था कि उनका प्रबोधन किया जाए, एनलाइटनमेंट किया जाए। तो पुनर्जागरण का पहला जो चरण होता है वो प्रबोधन का होता है, यानी एनलाइटनमेंट का होता है। पुनर्जागरण का पहला चरण होता है एनलाइटनमेंट, यानी कि प्रबोधन, उनको बोध कराया जाए, जानकारी दी जाए। प्रबोधन कैसे होगा? जो नए नए साइंटिफिक रिसर्च होंगे, जैसे हम कह लें कोपरनिकस जो थे, कोपरनिकस ने क्या बताया था कि जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसको कोपरनिकस ने बताया था, है ना, बताया था। कोपरनिकस ने बताया था कि जो ग्रह होता है या जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि ईसाइयों के बाइबल में लिखा हुआ था कि नहीं, सूर्य एक जगह स्थिर है ना, मतलब पृथ्वी जो है एक जगह स्थिर है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यही तो। लेकिन एक्चुअली में है क्या कि सूर्य एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ना। सर इसका बताया था हाँ, कोपरनिकस ने बताया था उसको। तो पहले बाइबल में जो चीज़ लिखा हुआ था कि सूर्य एक जगह स्थिर नहीं है, सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रही, पृथ्वी एक जगह पर स्थित है, तो ये क्या था? बुद्धि मती मारी हुई थी, क्योंकि उस समय कोई साइंटिफिक रिसर्च था नहीं, साइंटिफिक डेवलपमेंट थी नहीं। तो जो बाइबल में जो लिखा हुआ था उसी को वो लोग अंतिम सत्य मानकर चल रहे थे, ठीक ना। तो एनलाइटनमेंट मतलब कि जो नए नए साइंटिफिक रिसर्च हुए, जैसे कोपरनिकस ने इसके बारे में बताया, भौगोलिक खोजों के बारे में बताया, या कहें कि ब्रह्मांडीय खोजों के बारे में बताया, तो इससे एनलाइटनमेंट हुआ। जब एनलाइटनमेंट हुआ तो जो उनकी संकीर्ण भावना थी जो बाइबल में ही लगी हुई थी, उससे वो धीरे धीरे बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उनका पुनर्जागरण होना शुरू हुआ। यानी उनको लगा कि नहीं, जो बाइबल में लिखा हुआ है उससे भी बाहर दुनिया है।
तो पुनर्जागरण होने की वजह से भी हम कह सकते हैं कि नए मार्गों की खोज हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण जब हुआ तो नए नए नाविक, और पुनर्जागरण में जो साइंटिफिक रिसर्च हुए, साइंटिफिक रिसर्च कह लें इसको, साइंटिफिक रिसर्च में एक रिसर्च हुआ था क्या, कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था। QUTUBNUMA, कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था। कुतुबनुमा मतलब होता है दिशा मापी यंत्र। जैसे मोबाइल में होता नहीं, मोबाइल में भी कंपास होता है, कंपास को सेट कर लेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट वेस्ट साउथ कहाँ पर है। तो कुतुबनुमा उस समय था। तो वो समुद्र में जब उतरेंगे तो कंपास अपने लगा लिए, तो जान सकते हैं कि कंपास इस दिशा में बता रहा है, तो इस दिशा में बढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो वो उसका मोटी मोटा मैप भी बना सकते हैं। तो कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था, दिशामापी यंत्र का आविष्कार हुआ था, स्केल का आविष्कार हुआ था, कुछ एक आध दो और भी यंत्र के आविष्कार हुए थे। या मोटी मोटा हम कह लें कि पुनर्जागरण काल में इन सब डेवलपमेंट होने की वजह से भी नए मार्गों की खोज होने का प्रोत्साहन मिला। ठीक है। और चौथा अंतिम हम एक कारण ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति था मार्को पोलो। मार्को पोलो वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ यूरोप हु ट्रेवल्ड इन एशिया, स्पेशली इन चाइना। तो मार्को पोलो ने जब चाइना में भ्रमण किया तो भ्रमण करके भारत में आए तो एक पुस्तक लिखी, या कहें कि उसके बारे में जानकारी दी कि चाइना में मसाले होते हैं, भारत में मसाले होते हैं, या चाइना में भी कह लें मलमल होता है, रेशम होता है, जो कपड़े वाले पदार्थ हैं वो सब होते हैं। तो वहाँ पर जाकर के व्यापार किया जा सकता है, तो हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मार्को पोलो की जो रिसर्च थी उससे भी हम कह सकते हैं कि उसको नए मार्गों की खोज करने में प्रोत्साहन मिला। तो ये मुख्य कारण थे इसके। अब आगे हम देखेंगे कि जो नए नए मार्गों की खोज हुई है तो उसमें जो खोज करता थे वो कौन कौन लोग थे। तो आप समझेंगे कि नए जो पुराने मार्ग थे वो बाधित हो गए थे, 3 मार्ग थे वो सब बाधित हो गए, नए मार्गों की खोज हुई। नए मार्गों की खोज क्यों हुई है, वाई डिड न्यू रूट्स वर डिस्कवर्ड। अब हम समझेंगे कि नए मार्गों की खोज किसने किसने की। तो बहुत सारे थे, लगभग 10, 12, 15 नाम आते हैं, लेकिन 4-5 नाम अभी जान जाएं जो कि महत्वपूर्ण है अपने आप में, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है। छोटे मोटे क्लास में शायद ना पूछा जाए, लेकिन उसमें पूछा जाएगा। तो एक नाम आता है, सबसे पहला नाम, अगर हम हेडिंग बनाना चाहें इसको कह लें खोजकर्ता। नए मार्गों की खोज किसने की या किन किन लोगों ने की। तो उसमें पहला नाम आएगा कोलंबस का, ठीक ना, कोलंबस का नाम आएगा पहले। और कोलंबस कहाँ का था, ये स्पेन का था। स्पेन के राजा रानी कहें कि जाइए नए मार्गों की खोज कीजिए, स्पाइस आइलैंड, भारत, श्रीलंका, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, नए मार्गों की खोज करिए। और ये एक नाविक भी थे, नेविगेटर थे। तो ये निकल पड़े, कुतुबनुमा लगाए ऐसे और निकल पड़े भारत की खोज करने के लिए। लेकिन भारत की खोज इनको नहीं हो पाया, मतलब कि रास्ते से भटक गए। और रास्ते से भटके तो पहुंच गए कहाँ पर, अमेरिका पहुंच गए। जैसे छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करें, जैसे हम बताए थे ना ये करके, ये पूरा यूरोप है, यूरोप के बगल में एस आकृति का एक क्या है, महासागर है, जिसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। तो ये स्पेन से, ये तो पुर्तगाल है ये, और ये है अपना स्पेन। तो स्पेन से निकला, कूद गया समुद्र में, और इस वाले समुद्र से पार हुआ किस में गया, अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर से फिर इस दिशा में जो एक बहुत बड़ा भूखंड था जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, महाद्वीप बोलने। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पहुंच गए, तो इसकी खोज उन्होंने कर दी। जबकि भारत उस दिशा में था तो मार्ग भटक गए थे। और कब इन्होंने अमेरिका की खोज की, 1400 कब किए, 1494 में।
ठीक ना। तो भारत की खोज तो करना जरूरी था क्योंकि वहाँ पर व्यापार ज़्यादा मात्रा में हो सकता था। मार्को पोलो ने भी बताया था कि वहाँ पे ज़्यादा व्यापार हो सकता है, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मलमल रेशे वहाँ पर होते हैं। तो दूसरा प्रयास किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल के राजा रानी भेजे कि जाओ भारत की खोज करके आओ। तो एक नाविक था जिसको बोलते हैं हेनरी को इसके उपनाम से द नेविगेटर्स के नाम से भी जानते हैं। द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर को भेजा गया खोज करने के लिए। तो इन्होंने पूरा नहीं खोज कर पाए। जैसे अगर हम इसकी बात करें यूरोप की, तो यूरोप के ही नीचे है क्या, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट, ठीक ना, पश्चिमी तट है। तो इन्होंने पश्चिमी तट की खोज की थी, अफ्रीका के पश्चिमी तट की। अफ्रीका के पश्चिमी तट मतलब कि अटलांटिक के पूर्वी हिस्सा और अफ्रीका के पश्चिमी हिस्सा। तो इस हिस्से की खोज की थी हेनरी द नेविगेटर ने। उसके बाद पुर्तगाल ने फिर भेजा कि जाओ और आगे खोज करके आओ, ठीक ना, क्योंकि अब यहाँ से यूरोप से उस दिशा में तो जा नहीं सकते, रास्ता बंद है। तो इधर से कूद कूद यहीं पर आएंगे। तो यहाँ पर आए, एक तो निकले तो यहीं से भटक के चले आए यहाँ पर, और दूसरे यहाँ से निकले तो चले आए पश्चिमी अफ्रीका के तटीय वाले क्षेत्र पे। ये दूसरा क्या? और तीसरा जो प्रयास किया पुर्तगाल ने, फिर से प्रयास किया कि यहाँ तक तो हो ही गया, यहाँ तक लोग यहाँ तक आ गए हैं, मैप बना लिए हैं कि यहाँ पे इतना अंदर जाना है, यहाँ पे इतना बाहर जाना है, इतना गहरा समुद्र है, ये यहाँ तक रिसर्च हो गया है, हेनरी द नेविगेटर ने कर लिया है। तो हेनरी द नेविगेटर फिर से पोर्टुगीज़ में गए, वो बताए कि और आगे खोज करना ज़रूरी है, यहाँ तक का नक्शा हमने बना लिया है। तो तीसरा प्रयास किया किसने, बार्थोलोमियो डियाज ने। ये दूसरा क्या लिखेंगे? बार्थोलोमियो डियाज ने प्रयास किया तीसरा। तो बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल से निकले, यहाँ इस तट तक का खोज हो चुका था, ठीक ना, मैप बन चुका था। तो यहाँ से और नीचे गए, यहाँ तक पहुँच गए। ये जो हिस्सा है अफ्रीका का एकदम जो दक्षिणी हिस्सा है, उसको बोलते हैं क्या, केप ऑफ गुड होप। आजकल इसको केप टाउन के नाम से जाना जाता है। केप टाउन जो है वो साउथ अफ्रीका का कैपिटल भी है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, जिसमें से एक कैपिटल केप टाउन भी है। इसी केप टाउन को क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। यानी बार्थोलोमियो डियाज ने किसकी खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप क्या है, केप टाउन है। आजकल केप टाउन के नाम से जाना जाता है, उस समय केप ऑफ गुड होप कहा जाता था। तो उन्होंने इसकी खोज कर दी। इसके बाद जो एक सफल प्रयास हुआ उसका नाम था वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा से कहानी आगे बढ़ेगी। वास्को डिगामा, इन्होंने यहाँ तक खोज हो चुकी थे, और यहीं बगल में है मेडागास्कर, ठीक ना, इसके बगल में है मेडागास्कर, एक कंट्री है। तो वास्को डिगामा यहाँ से निकले पुर्तगाल से, पश्चिमी तट तक आए, केप ऑफ गुड होप तक आए। फिर ये जो है क्या, मेडागास्कर है, मेडागास्कर के अंदर से ऐसे होते हुए, इस समुद्र से होते हुए इधर निकले, और थोड़ा सा दूर जाते हुए ये एक देश था यहाँ पे भारत, और भारत का ही पश्चिमी हिस्सा था यहाँ पर कालीकट। तो कालीकट में ये पहुँचे, कब पहुँचे, 1498 में पहुँचे, यानी 1500 से 2 साल पहले वास्को डिगामा वहाँ पर पहुँच गए। और एक लोग और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जिनका नाम है मैगलन। क्या नाम है, मैगलन, MEGLEN। मैगलन दुनिया का पहला व्यक्ति है जिसने समुद्र के माध्यम से पूरे विश्व का परिक्रमा किया, ठीक ना, यानी कि समुद्र रूट्स के माध्यम से पूरे विश्व को परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, मैगलन है, ठीक ना। मैगलन यहाँ से निकले, यूरोप से निकले। यूरोप से निकलने के बाद अगर इसमें अटलांटिक महासागर में देखें तो ऊपर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक ना। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है, एक खंडित हुआ द्वीप है। इसके बीच में, जैसे स्ट्रेट बताए थे ना, स्ट्रेट क्या होता है,
कि एक भूखंड कोई रहे, उसके बीच में जो सकरा जल मार्ग है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो मैगलन यहाँ से निकले, अटलांटिक में घुसे, फिर यहाँ पर पहुँचे, ठीक ना। तो यहाँ पर पहुँचे तो कुछ समय यहाँ पर रहे, इसलिए इस जल संधि को या इस स्ट्रेट को बोलते हैं मैगलन स्ट्रेट, ठीक है। तो मैगलन स्ट्रेट से फिर जब आगे बढ़े तो यहाँ पे जो पूरा सागर था, जो पूरा ओशन था, उसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। जब मैगलन यहाँ से निकले तो जो एक बहुत बड़ा जल था, जल भंडार था, वो उनको बहुत शांत दिखाई दिया, बहुत स्थिर दिखाई दिया, उसमें ज़्यादा चंचलता नहीं थी। तो इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा? शांत, प्रशांत नाम रखा, पैसिफिक नाम रखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैसिफिक, यानी कि ये महासागर तो बड़ा शांत है, इसलिए इस महासागर का नाम मैगलन ने प्रशांत महासागर रखा। तो प्रशांत महासागर का नाम प्रशांत महासागर किसने रखा? मैगलन ने रखा। इन्होंने मैगलन स्ट्रेट से होते हुए आगे बढ़ा तो समुद्र को बहुत स्थिर पाया, बहुत शांत पाया, इसलिए उसका नाम प्रशांत महासागर रख दिया। तो इससे दुनिया भर में जो 5 महासागर हैं बड़े बड़े ना, तो उसमें से एक तो है अफ्रीका और यूरोप के जस्ट बगल वाला, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। इसके बगल आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके बगल वाला जो महासागर है उसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। अफ्रीका के इस तरफ बढ़ेंगे तो पूरा हिंद महासागर है, ठीक ना। तो 3 महासागर ये हो गया मेन। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या? आर्कटिक महासागर। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं दुनिया में और 7 महाद्वीप हैं। अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरा उधर एशिया, फिर आर्कटिक, ठीक है, और नीचे इधर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर अटलांटिक है, अंटार्कटिका है। तो ये 7 महाद्वीप हो गए और 5 महासागर हो गए। तो ये थे मैगलन, जिन्होंने पूरी दुनिया की खोज की इस तरीके से चक्कर लगा करके। अब इसके आगे समझेंगे कि पुर्तगाली लोग जो हैं, पुर्तगाली जब भारत में आए तो कब आए? जैसे कि अभी देखिए वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत की खोज कर लिया। तो जब वास्को डी गामा भारत में पहुँचे तो उन्होंने क्या क्या उसमें काम किया, कैसे कैसे पुर्तगालीज का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में बढ़ा, और फिर कैसे अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आए, उनका क्या डेवलपमेंट रहा। अब इसको सीखेंगे अगले टॉपिक में। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। भारत पहले से जहाँ था वहीं था, भारत बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली तो भारत का बेड़ा गर्क हो गया एक तरीके से। क्योंकि जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो आए, फ़ायदा कमाए, फिर और उनकी देखी देखा और सारे लोग आए, देखी देखा पाप, तो देखी देखा पाप वो भी करने लगे कि वास्को डी गामा वहाँ पर जा कर के अपना व्यापार फैला रहे हैं। तो डच, ब्रिटिश, डेनमार्की ये सब भी वहाँ पर आने लगे और भारत का होने लगा बेड़ा गर्क। तो कुछ मामलों में भारत का फ़ायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो भारत का बहुत सारा नुकसान भी हुआ, ठीक ना। तो देखते हैं वास्को डी गामा भारत आए, कब आए, कैसे आए, क्या किए, फिर पुर्तगाल के और सारे कौन कौन से शासक थे जो यहाँ पर अपने कुछ नीतियाँ चलाए, वो कौन सी नीतियाँ थी, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगला टॉपिक हम इसी के ही अंदर में, इसी से इंटरकनेक्टेड करते हुए पढ़ सकते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में, पुर्तगाल के बारे में। तो अगला टॉपिक है पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया पुर्तगाली में? वास्को डी गामा। कब आया? 1498 में। कहाँ आया? तो CALICUT, कालीकट में आया। कालीकट कहाँ पर है? केरल में है। किसके साथ आया? तो यानी इसका पथ प्रदर्शक कौन था? उसका नाम था मजीद या मुनीद कह देते हैं, मनीद कह लें, ठीक ना। मनीद इसका पथ प्रदर्शक था। इसने बताया, जब ये कोचीन में उतर गए या कहें कालीकट में उतर गए तो इनका पथ प्रदर्शन करने लगे कि किस किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ जाएंगे, राजा कहाँ मिलेंगे। तो उस समय का जो एक राजा था जिसका नाम था जमोरिन राजा कह लें, यह एक तरीके से ये उपाधि थी, ठीक ना, एक
उपाधि थी उस समय जमोरिन का। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया कि आइए आपका भारत में स्वागत है, ठीक है। तो स्वागत कर दिए, तो स्वागत हो गया। ये अपने साथ बहुत सारे आइटम भी भारत में लेकर के आए थे, तो उसको आगे पढ़ेंगे कि जब पुर्तगाली आए तो उनसे क्या क्या हमें लाभ हुए। तो पुर्तगाली शासन जब कालीकट में पहुंच गया, या भारत की खोज पुर्तगाल वाले लोगों ने कर लिया, पोर्टुगीज़ ने कर लिया, तो ये अपना शासन प्रशासन वहाँ पर चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए कि व्यापार सुगमतापूर्वक चले, तो 3 मुख्य रूप से, बहुत सारे हुए लेकिन 3 लोगों को मुख्य रूप से पढ़ते हैं, जो 3 उनके प्रशासक हुए जो पोर्टुगीज़ सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। उसमें से पहला नाम है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको हम कह लें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली सरकार की तरफ से पहले ऐसे प्रशासक थे, शासक थे, जिन्होंने पुर्तगाली सरकार का उनके व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व किया। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पुर्तगाल की सरकार ने इनसे कहा कि जाओ भारत में, वहाँ पर व्यापार करने की क्या नीतियाँ हो सकती हैं, उसको बढ़ाओ, उसको बताओ, ठीक ना, उसका रिसर्च करो, और हिंद महासागर में कैसे पुर्तगाल का प्रभुत्व बढ़ाया जा सके, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में कैसे भारत का प्रभुत्व बढ़ाया जा सके, उसके लिए कुछ रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो। तो उन्होंने एक डेवलपमेंट करी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो पहला डेवलपमेंट जो इनका था, इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाए। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब यही कि हिंद महासागर में कैसे पुर्तगाली व्यापार को बढ़ाया जा सके। जो वेनिस और जिनेवा वासी हैं, जिनका प्रभुत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जो मिस्र के लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, जो तुर्की लोग हैं, उनका यहाँ पर व्यापार जो प्रभुत्व ज़्यादा है, उसको किस तरीके से कम किया जाए, कैसे पुर्तगाली लोगों का प्रभुत्व इसमें बढ़ाया जाए। तो इसके लिए बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या है कि इनका जो नौसेना बेड़ा है, नौसेना ये बेड़े को, ये नौसेना बेड़ा मतलब कि समुद्री जहाज जो है इनके, कैसे उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए, कैसे उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, कुछ कैसे उसका आधुनिकीकरण किया जाए, उसमें जो सैनिक हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको कैसे ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, जो प्रशासक हैं उनको कितना ज़्यादा दक्ष बनाया जाए, कितना ज़्यादा किफ़ायती, एफोर्डेबल, या कहें कि कितना ज़्यादा उनको अच्छा बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए कि वो प्रशासन सही तरीके से चला सकें, ठीक ना। तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई और बहुत ही शानदार पॉलिसी रही। इसका पुर्तगाल की व्यापार को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। इस बीच 2 महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए। जैसे पहले यूरोप का जो जेनेवा और वेनिस वाले थे, या अफ्रीका के जो मिस्र वाले थे, या एशिया के जो तुर्की लोग थे, उनका भी व्यापार इसमें चल रहा था। और पुर्तगाली लोग जो थे थोड़ा कट्टर भी थे, मुस्लिमों से चिढ़ते भी थे। तो इस बीच में जब वो अपना ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से मिस्र, तुर्की और अपने जो ईरान के हैं, या जो और लोग हैं, और गुजरात के भी, इन लोगों से युद्ध हुए। तो 2 युद्ध हुआ। एक युद्ध था चौल का युद्ध। चौल का युद्ध। और चौल का युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1508 में। किसके बीच हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और मिस्र, तुर्की, गुजराती, इन सब के साथ में अकेले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का युद्ध हुआ, जिसमें ये चौल के युद्ध में ये हार गए, ठीक ना, ये हार गए। तो अगले ही साल एक और युद्ध हुआ, ठीक है। अगले ही साल एक और युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध में मुख्य रूप से जो गुजरात के थे, संयुक्त बेड़ा था मुस्लिमों का संयुक्त बेड़ा था, ठीक ना। एक साथ बहुत सारे मुस्लिम थे, बहुत सारे शासक प्रशासक थे, उनका एक संयुक्त बेड़ा था। उनका दूसरा युद्ध हुआ 1509 में। तो किसके साथ हुआ? मुस्लिम संयुक्त बेड़ा, मुस्लिम संयुक्त बेड़े के साथ इनका दूसरा युद्ध हुआ 1509 में। इस युद्ध में ये जीत गए, और जब इस युद्ध में पुर्तगाली जीत गए तो इनका कब्जा कहाँ पर हुआ? इनका जब कब्जा हुआ दमन और दीव पर, दमन और
दीव पर। और दमन दीव गुजरात में है, पता ही होगा ना। जैसे इस तरीके से अगर बनाया जाए गुजरात को, ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो कच्छ है, नीचे वाले हिस्से को सौराष्ट्र बोलते हैं मोटी मोटा, ठीक है। सौराष्ट्र में दमन जो है ये जमीन पर है और दीव जो है वो समुद्र में है। ये कौन सा समुद्र है यहाँ पर? जैसे इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और इसको क्या बोलते हैं इसको? इसको भी एक खाड़ी बोलते हैं, सौराष्ट्र की खाड़ी बोल लें। तो इसी खाड़ी में जो है एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं दीव, ठीक ना। तो दमन और दीव पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए। पुर्तगाली सरकार ने कहा था कि आप जाइए वहाँ पर पुर्तगाली सरकार का प्रतिनिधित्व कीजिए, उसकी शक्ति का विस्तार कीजिए, व्यापार का विस्तार कीजिए। जो मिस्र, वेनिस, जिनेवा, तुर्की ये लोग वहाँ पर कब्जा किए हुए हैं उनको हटाइए, पूरे हिंद महासागर पे पुर्तगाली लोगों का कब्जा कीजिए। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए। ये मुस्लिमों से चिढ़ते थे और मुस्लिमों से जब चिढ़ते थे तो उसी बीच में 2 युद्ध हो गया। चौल का युद्ध हुआ 1508 में, जिसमें ये सारे एक तरफ थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक तरफ थे। इसमें ये जीत गए, ये हार गए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार गया। फिर दूसरा युद्ध अगले ही साल हुआ जिसमें मुस्लिमों का संयुक्त बेड़ा था और दूसरी तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। उसमें ये जीत गए, उनकी रणनीति अच्छी रही थी, जीत गए। तो जब जीते तो दमन और दीव पर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इनका कब्जा हो गया। और ये 1505 से 1509 के बीच में मुख्य रूप से रहे थे भारत में, 1505 से 1509 के बीच में। तो 1508 में तो यही हो गया, 1509 में ये हो गया। उसके बाद इनका समापन हो गया कि बहुत बड़े काम किए, ब्लू वाटर पॉलिसी सफल किए। और जब सफल किए तो अगले लोग जो है वो भी अपनी नीतियों का प्रसार और अच्छे तरीके से कर पाए। तो अगला जो शासक था उसका क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था इसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और ये बहुत ही क्रूर टाइप का, तुच्चा टाइप का व्यक्ति था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 के बाद ये आ गए। इन्होंने भी वही नीति अपनाई कि कैसे पुर्तगाली लोगों का व्यापार जो है हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ाया जाए, और इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे पहले तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, तो उनको संस्थापक माना जा सकता है, लेकिन वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, ठीक ना। 4 ही 5 साल रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया, वो पुर्तगाल चले गए। उसके बाद लाया गया अल्फांसो डी अल्बुकर्क को लाया गया, ठीक ना। ये अपनी नीतियों में बहुत हद तक सफल रहे। तो कौन सी इनकी नीतियाँ थीं जिसमें ये सफल रहे? उसमें अगर हम कुछ की बात करें तो एक हो सकता है क्या, इन्होंने एक लेकर के आया नीति जिसको बोलते हैं कार्टस अल्माडा कैफिले सिस्टम, ठीक ना। कार्टस, ठीक ना, कार्टस अल्माडा कैफिले सिस्टम बोलते हैं इसको। अरमाडा बोलते हैं, ठीक ना, कार्टस अरमाडा कैफिले सिस्टम। ये इनकी एक बहुत बड़ी नीति थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। कार्टस मतलब क्या होता है? कार्टस मतलब होता है लाइसेंस प्राप्त करना। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो पुर्तगाली सरकार से, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनुमति पत्र लेनी पड़ेगी। उनसे अनुमति पत्र लेंगे तो हिंद महासागर में व्यापार कर सकेंगे, चाहे यूरोप से जाएं, चाहे श्रीलंका से जाएं, चाहे स्पाइस आइलैंड पे जाएं, ठीक ना, कहीं पर भी व्यापार करें, उनसे पहले अनुमति पत्र लेनी होगी। और अनुमति पत्र लेने के लिए कुछ ना कुछ उनसे धनराशि भी लेंगे। अनुमति देंगे कि आप यहाँ से व्यापार करिए, तो व्यापार में मुनाफा कमाएंगे। तो लाइसेंस पहले ये बनाते थे, क्योंकि इनका पूरे उस पर कब्जा हो चुका था। कैसे? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाया था। तो कार्टस मतलब होता है लाइसेंस,
और आर्माडा कैफले मतलब होता है आर्म्ड शिप्स, आर्म्ड शिप्स, आर्म्ड शिप्स का एक काफिला या कहें कि एक बेड़ा, यानी ऐसे जंगी जहाज जिसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे। वो जो भी व्यापार होता था हिंद महासागर में, जैसे मान लीजिए कि एक्स नाम का कोई व्यापारी है, उसको हिंद महासागर में व्यापार करना है, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, कार्टेज प्राप्त करेंगे, यानी कि लाइसेंस प्राप्त करेंगे। लाइसेंस जब प्राप्त करेंगे तो पुर्तगाली सरकार जो होगी वो इनके लिए, एक्स के लिए क्या प्रोवाइड कर देंगे, इनके लिए आर्माडा कैफले प्रोवाइड कर देंगे कि आपको एक ऐसे जंगी जहाज का प्रोटेक्शन दिया जाएगा ताकि आपके ऊपर आक्रमण ना हो सके। अब पूरे हिंद महासागर जब पुर्तगाली लोग ही हैं तो आक्रमण किसका होगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई अगर घात लगाए बैठा है, जैसे समुद्र में होते हैं लुटेरे होते हैं, लुटेरे मुख्य रूप से जो हार्मुज जल संधि है, लाल सागर है, इसके आसपास समुद्री लुटेरे होते हैं, तो उनका आक्रमण कहीं इनके ऊपर ना हो जाए, एक्स नाम के व्यक्ति के ऊपर ना हो जाए जिसने कार्टस प्राप्त की है किससे, पुर्तगालियों से। तो इनको आर्म्ड कैफले प्राप्त दिया जाता था, इसी को बोलते हैं कार्टस आर्म्ड कैफले सिस्टम। तो ये इनकी पहली नीति थी। दूसरी नीति क्या थी, पहले जैसे बताया बहुत तुच्चा टाइप का व्यक्ति था, इसने क्या किया कि एक ऐसा नीति बनाया कि जो भी पुर्तगाली लोग हैं वो भारत की स्त्रियों से विवाह करें। अब भारत की स्त्रियों से विवाह क्यों करें, ताकि इनकी जो नस्ल है उसमें पुर्तगाली वाली बातें चली आएँ, क्योंकि इन लोगों का जो नए मार्गों की खोज थी उसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि इनको अपने धर्म को भी बढ़ाना था, जो ईसाई धर्म था उसको फैलाना था। तो ये एक नीति अपनाए कि पुर्तगाली लोग जितना ज़्यादा भारतीय महिलाओं से विवाह करेंगे तो पुरुष महिलाओं से विवाह करेंगे तो महिलाएं बन जाएंगी पुर्तगाली, यानी कि ईसाई बन जाएंगी। तो धीरे धीरे उनका जो है इवोल्यूशन होता जाएगा, किस चीज़ में, ईसाई बनते जाएंगे, यानी ईसाइयों का प्रसार होता जाएगा। तो ईसाई प्रसार के लिए इन्होंने एक नीति बनाई कि क्यों ना भारतीय महिलाओं से विवाह किया जाए, ईसाई धर्म का प्रसार। तो ये नीति बनाई और इन्होंने एक युद्ध लड़ा एक युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं स्वाली का युद्ध बोलते हैं उसको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक युद्ध लड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध, 4-5 युद्ध हैं इस पीरियड में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वाली का युद्ध है जो कि 1612 में लड़ा गया, ये 1509 तक थे ना, तो 1512 में लड़ा गया, ठीक है ना। और एक युद्ध है जिसको बोलते हैं बेडारा का युद्ध, वो 1759 में लड़ा गया। एक युद्ध है वांडीवाश का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया, ठीक ना। और एक युद्ध है 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। एक है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया। और एक है स्वाली का युद्ध जिसको लड़ा गया 1612 में लड़ा गया शायद। 1612 के आसपास में लड़ा गया था, तो उसको अभी कंफर्म करते हैं। तो स्वाली का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको 1612 में लड़ा गया था, ठीक ना। और स्वाली के युद्ध के तहत क्या हुआ कि होर्मुज जल संधि जो है, होर्मुज जल संधि जो कि ईरान को और सऊदी अरब को अलग करता है, लाल सागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है, वही होर्मुज जल संधि, जहाँ से उनका व्यापार भी हुआ करता था, जहाँ से मिस्रवासी, तुर्कीवासी, ईरानी, इराकी ये सब भी व्यापार करते थे। तो उस होर्मुज जल संधि पर इनका कब्जा हो गया स्वाली के युद्ध के माध्यम से। तो 3 मुख्य क्षेत्र थे जहाँ पर इनका कब्जा हुआ। एक था हरमुज जल संधि था जिस पे इनका कब्जा हो गया, और दूसरा मलक्का जल संधि जिसको बोलते हैं, मलक्का जल संधि। सर जी मलक्का कहाँ है? और तीसरा जो इन्होंने कब्जा किया वो स्पाइस आइलैंड पे कब्जा किया, ठीक ना। स्पाइस आइलैंड मतलब मसालों का द्वीप। मसालों का द्वीप का मोटी मोटा मतलब है कि ऐसे द्वीप जो इंडोनेशिया के थे, सुमात्रा, जावा, इन सबको स्पाइस आइलैंड बोलते थे क्योंकि वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा होते थे। और जो ये मलक्का जल संधि है ये कहाँ पर था, तो जब वहाँ पर बढ़ेंगे, जब
इंडिया से आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे से बढ़ेंगे तो ये ऐसे करके नीचे एक प्रायद्वीप आता है। इस प्रायद्वीप को बोलते हैं मलय प्रायद्वीप। आजकल इस देश को मलेशिया बोलते हैं, इसको मलय प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक ना, मलय प्रायद्वीप भी बोलते हैं। मलय प्रायद्वीप के नीचे एक छोटा सा देश है, एकदम छोटा सा देश है, जिसको सिंगापुर बोलते हैं। और सिंगापुर के नीचे बहुत सारे द्वीप हैं, ये जावा है, ये सुमात्रा है, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक ना। तो ये मलक्का जो जल डमरू मध्य है, ये मलय प्रायद्वीप और इन सब द्वीपों के बीच में है। इस मार्ग को बोलते हैं मलक्का जल संधि, ठीक ना। तो यहाँ से निकले, जैसे यहाँ कोलकाता से निकले या यहाँ मद्रास से निकले तो कहाँ से जाएंगे, यहीं से जाएंगे ना, मलक्का जल संधि से होते हुए जाएंगे। तो आगे व्यापार करेंगे। आगे व्यापार कहाँ करेंगे, यहाँ पर जापान एक देश है, उससे व्यापार करेंगे। चाइना यहाँ पे छोटा सा है, मतलब चाइना बहुत बड़ा यहाँ पर भी है, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है वो ये वाला है, तो यहाँ पर व्यापार करेंगे। इंडोनेशिया से करेंगे, उधर ऑस्ट्रेलिया से करेंगे। तो इन सबसे व्यापार कैसे होगा, तो इधर से जब जाएंगे मलक्का प्रायद्वीप से या मलक्का जल संधि से, तब व्यापार हो सकेगा। तो इन्होंने मलक्का जल संधि, स्पाइस आइलैंड यानी कि इन सब द्वीपों पर, और फिर हरमुज जल संधि, इन सब पर इनका कब्जा हो गया। और तीसरे नंबर पे जो इनके महत्वपूर्ण प्रशासक हुए, जिनका नाम है नीनो डी कुन्हा। और एक इन्होंने, इनके जब समय था तो इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी कोचीन को राजधानी, 1503 में कोचीन को राजधानी बनाई, ठीक है। और इसके बाद कोचीन पहले राजधानी थी, तो इसके बाद राजधानी को बदल दिया गया। बाद में इसकी राजधानी क्या कर दी गई, गोवा कर दिया गया। गोवा कब किया गया, तो 1510 में गोवा को राजधानी बनाया गया। कोचीन तो पहले ही था, क्योंकि कालीकट में आ गए तो कालीकट में उनका कब्जा हो गया, तो कोचीन एक तरीके से राजधानी बन गई, प्रशासनिक राजधानी बन गई। वो अस्थायी रूप से रही थे। गोवा पर जब आक्रमण हो गया, किसने किया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया। तो इन्होंने 1510 में गोवा को अपनी राजधानी बनाई। एक उस समय प्रशासक थे आदिल शाह करके, तो आदिल शाह को हरा करके इन्होंने अपना जो है गोवा को राजधानी बना लिया, ठीक है ना। और गोवा को एक थे नीनो डी कुन्हा, गोवा को राजधानी इन्होंने नहीं बनाया था, गोवा को इन्होंने जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था, ठीक ना। लेकिन राजधानी किसने बनाई थी, नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बना ली थी। तो इसके बाद आगे देखेंगे, तो अब देखेंगे कि पुर्तगाली लोगों की ये बातें रही थी। इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियाँ, कोठी कहाँ पर लगाई, कक्षा 8 में कोठी फैक्ट्री नाम का एक छोटा सा टॉपिक भी है। व्यापारिक कंपनियाँ क्या होती हैं, ऐसी कंपनियाँ जिसमें कुछ समूहों का या कुछ लोगों का शेयर होता है, यानी कुछ लोग मिल करके, जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम की फैक्ट्री है, उसमें साइकिल मान लो बनाना है, तो साइकिल बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ शुरुआती पूंजी लगेगी, कुछ ना कुछ खर्च आएगा, ज़मीन लगेगा, लैंड लगेगा, फिर उस पर पूरी फैक्ट्री बनेगी, उसमें लेबर फोर्स लगेगा। तो लेबर फोर्स ये सब करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। एक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे शेयर हो सकते हैं, यानी इन सबको मैनेज करने वाला मैनेजर एक हो सकता है, लेकिन इस पूरी फैक्ट्री को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे उसमें लागत, बहुत सारे आगत, बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर होता है जिसमें कुछ लोग होते हैं जो उसमें कुछ ना कुछ पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कि हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल रूप में 100 रुपये दे रहे हैं, ठीक ना। किसी और ने 200 रुपये दे दिया, किसी और ने 400, ऐसे करके मान लो 1000 रुपये का पूंजी इकट्ठा हो गया। अब मान लो बाद में वो पूरा मान लो साइकिल बन के तैयार हो गया, तो 2000 रुपये का बिका, तो जिस अनुपात में पूंजी उसमें लगाई गई थी, उसी अनुपात में जो फ़ायदा है उन लोगों को बांट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कंपनी। तो इस तरीके से जो व्यवस्था बनती है उसको बोलते हैं व्यापारिक कंपनी, यानी व्यापार करने वाली एक ऐसी संस्था जिसमें कुछ लोगों का शेयर होता है, बहुत से फैक्टर काम करते हैं। जो फैक्टर होता है उसको एजेंट भी बोलते हैं। एजेंट मतलब जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो कारक उसमें काम कर रहे हैं। तो जो फैक्टर के समूह होते हैं उनको फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक ना।
इन्हें फैक्ट्री जो शब्द है वो फैक्टर से निकल कर आया है। फैक्टर मतलब होता है कारक, जिसमें बहुत सारे कारक काम करते हैं, पूंजी, जमीन, लेबर ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर होते हैं। इन फैक्टर के समूह को जो एक जगह पर लग करके किसी एक निश्चित वस्तु के उत्पादन के लिए काम करते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री, हिंदी में बोलते हैं कोठी। तो पुर्तगालियों की कोठी कहाँ पर थी? 2-3 जगह की कोठी थी। और फिर ये भी समझेंगे कि यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत में आई, कौन कौन सी शक्तियाँ आई, उनका आने का क्रम क्या था और किस क्रम में वो भारत से गईं, और उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर थीं। इसको एक छोटे से मैप के माध्यम से समझने का ट्राई करें। तो पहले नंबर पे अभी पुर्तगाल चल ही रहा है। तो पुर्तगाल की फैक्ट्रियाँ कहाँ पर थीं? तो 3 फैक्ट्री थी, 3 जगह थी मुख्य रूप से इनका। सबसे पहले तो कोचीन था, 1503 में उसको इन्होंने अस्थायी राजधानी के रूप में बनाया था। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, उन्होंने गोवा को राजधानी बना ली। तो पहला पुर्तगाली का पहला जो व्यापारिक कंपनी है, यानी हम कह लें व्यापारिक कंपनियां, जिसको हिंदी में कोठी भी बोल सकते हैं, तो पुर्तगालियों की 3 थी मुख्य रूप से। एक तो कोचीन था, कोचीन कब था? ये 1503 में, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय में। दूसरे नंबर पे बना क्या? गोवा, या कह लें दूसरे नंबर पर बना एक कन्नूर करके स्थान था, कन्नूर। ये भी इनकी व्यापारिक कंपनी थी। ये कब बनी? 1505 में। और तीसरे स्थान पे जब सम्राट आदिल शाही को हरा करके गोवा पर कब्जा हो गया पुर्तगालियों का, तो गोवा को भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनी के रूप में बनाया। कब? 1510 में। बाद में 17वीं 18वीं शताब्दी में भी इनका जो एक प्रमुख केंद्र रहा वो पुर्तगालियों का हुगली में भी रहा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, हुगली, जो कि हुगली नदी के नाम से उस स्थान का नाम भी पड़ा है। अब समझेंगे कि जो 5-6 लोग आए भारत में, 5-6 शक्तियाँ आई, क्योंकि पाठ का नाम भी है ना यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो कौन कौन सी शक्तियाँ आई? तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आए, यहाँ पे लिख लें आने का क्रम, यानी कि किस क्रम में आए। तो सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली। कब आए? तो 1498 में आए। दूसरे नंबर पे कौन आया? तो दूसरे नंबर पे आए कौन? डच। डच कब आए? तो ये 1602 में आए। तीसरे नंबर पर आए, दूसरे स्थान पे आए ब्रिटिश, तो दूसरे नंबर पे आ गए डच, और तीसरे नंबर पर आए ब्रिटिश। चौथे नंबर पर आए जिनको हम बोल सकते हैं डेनिश। डेनिश, डेनिश मतलब डेनमार्की, डेनमार्क में रहने वाले व्यक्ति को डेनिश बोलते हैं। डच मतलब जो नीदरलैंड में रहते हैं उनको डच बोलते हैं। और नीदरलैंड को एक नाम से और जाना जाता है, हॉलैंड, यानी हॉलैंड के निवासी को भी डच बोलते हैं, या नीदरलैंड के निवासी को डच बोलते हैं। और ब्रिटिश जो इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रिटेन में, और डेनिश जो डेनमार्क में रहते हैं। और 5वें स्थान पे यानी सबसे लास्ट में कौन आया? तो सबसे लास्ट में आया फ्रेंच, यानी कि फ्रांस में रहने वाले व्यक्ति आए। तो ये था आने का क्रम। जब आए तो गए भी, तो जाने का क्रम क्या था? जाने का क्रम यानी सबसे पहले कौन गए? तो सबसे पहले गया डेनिश। डेनिश लोग सबसे पहले भारत से चले गए। फिर दूसरे स्थान पर कौन गया? तो डच लोग गए दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे ब्रिटिश लोग गए। और ब्रिटिश लोग कब गए? तो 1947 में गए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश लोग चले गए। चौथे नंबर पे कौन गया? तो फ्रेंच लोग गए, इसी के 7 साल बाद, यानी कि 1954 में फ्रेंच लोग चले गए भारत से। और इसी के 7 साल बाद पुर्तगाली लोग भारत से चले गए, गोवा पे कब्जा किए हुए थे। तो 1961 में पुर्तगाली लोग एकदम लास्ट में गए। तो ये था जाने का क्रम।
इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर बनी उसको भी थोड़ा सा समझ लें कि फैक्ट्रियाँ उनकी कहाँ कहाँ पर बनी, कब कब बनी। तो पुर्तगाली की तो 3 फैक्ट्री थी, बता ही दिया पहले ही, ठीक ना। डच की फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर थी? मछलीपट्टनम में थी, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में लगभग सभी लोगों की फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन पुर्तगाली की फैक्ट्रियाँ जो थीं मछलीपट्टनम में नहीं थी। इनकी फैक्ट्रियाँ केवल 3 जगह थी शुरुआत में, ठीक ना। इनकी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में नहीं थी, बाकी सब की फैक्ट्रियाँ मछलीपट्टनम में थीं, ठीक ना। इनकी फैक्ट्री और कहाँ कहाँ पर थी? कैम्बे में थी, भड़ौच में थी, गुजरात में एक शहर है भड़ौच, वहाँ पर थे। यूपी में एक शहर है आगरा, यहाँ पर भी डच लोगों की फैक्ट्री थी। बिहार की राजधानी पटना में भी इनकी फैक्ट्री थी। डच लोगों की फैक्ट्री चिनसूरा में भी थी, चिनसूरा बोलते हैं। और चिनसूरा जो है डच लोगों के व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से एक कपड़ा का व्यापार करते थे, और भारत में कपड़ा के व्यापार करने का जो समुद्री मार्ग से व्यापार करने का जो श्रेय है वो डच लोगों को जाता है, जो कि चिनसूरा के बंदरगाह से करते थे, जो कि ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। और ये मद्रास में भी एक स्थान है जिसको बोलते हैं नागपट्टनम, ठीक ना। नागापट्टनम बोलते हैं ना, नागापट्टनम। तो यहाँ भी इनका व्यापारिक केंद्र था। सॉरी, मद्रास में नहीं, उसमें महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में था। और मद्रास में भी था इनका, मद्रास में भी था और महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र में नागापट्टनम में ये इनके व्यापारिक केंद्र थी डच लोगों की। ब्रिटिश लोगों की व्यापारिक केंद्र मछलीपट्टनम तो सबका था। इसके अलावा गुजरात में सूरत में इनकी व्यापारिक केंद्र थे। मुंबई में भी व्यापारिक केंद्र था इनका, ब्रिटिश लोगों का। और कुछ और स्थानों में भी था, जैसे अगर पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में इनका एक फोर्ट विलियम नाम का फोर्ट था, तो वहाँ पर भी इनका व्यापारिक केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। और डेनमार्की लोगों का जो व्यापारिक केंद्र था मुख्य रूप से वो तंजौर था, ठीक ना। 2 थे, एक तंजौर था। तंजौर एक धार्मिक स्थल भी है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तंजौर के अलावा एक था पोतोपल्ली करके एक स्थान था, पोतोपल्ली भी इनका एक व्यापार का केंद्र हुआ करता था, पोतोपल्ली। और फ्रेंच लोगों का भी एक तो मछलीपट्टनम था ही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक स्थान है चंद्रनगर में इनका था। इसके अलावा जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी में भी इनका व्यापारिक केंद्र था। माहे जो कि केरल में है, यहाँ पर भी इनका व्यापारिक केंद्र था। कराईकल में भी इनका व्यापारिक केंद्र था। तो ये थे व्यापारिक केंद्र क्या होता है और व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ पर थे। और पुर्तगालियों के में एक चीज़ और समझ लें कि पुर्तगालियों का योगदान क्या था। जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए तो उनका योगदान क्या था? सबसे पहला योगदान इनका ये था कि प्रिंटिंग प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस, इसका आविष्कार हो चुका था जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया था, तो इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। और सबसे पहले जो पुस्तक छपी वो गोवा के जो पादरी लोग थे उनके पुस्तक छपी भारत में सबसे पहले, तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आए। इसके अलावा जो घड़ी होती हैं, जो घड़ी पहनते हैं आजकल, उस घड़ी का भी समझ लो ये लोग भारत में लेकर के आए, तो प्रचलन घड़ी का बढ़ा भारत में। इसके अलावा वास्को डी गामा जब भारत में आए तो अपने साथ बहुत सारे फसल लेकर के आए। कौन कौन से फसल थे? एक तंबाकू प्रमुख फसल है, तंबाकू, यानी 1498 के पहले भारत में तंबाकू नहीं होता था। 1498 के बाद से जो है तंबाकू भारत में उसका व्यापार होना शुरू हो गया। इसके अलावा कुछ और भी थे, जैसे मक्का हो गया,
तंबाकू हो गया, संतरा, पपीता, आलू, मक्का, काजू, ठीक ना। एक तो तंबाकू, मक्का, काजू, संतरा, पपीता, ठीक है। तंबाकू, मक्का, काजू, संतरा, पपीता, इन सब का व्यापार या कहीं उत्पादन भारत में 1498 के पहले नहीं होता था। अभी पपीता कहीं पर भी हो जाता है ना। तो ये इनकी देन है, पुर्तगालियों की देन है, वास्को डी गामा की देन है। और मुंबई के संदर्भ में एक बात आता है जो कि पुर्तगालियों से ही संबंधित है। मुंबई संबंधित एक बात समझे, जब ब्रिटिश, जब दूसरा पाठ पढ़ेंगे कक्षा 8 में, जिसमें है ब्रिटिशों का कैसे कैसे भारत में अवस्थापन हुआ, कैसे कैसे स्थापना हुआ, वाई हाउ दे इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो उसमें मुंबई का एक बहुत बड़ा रोल है। और मुंबई इनकी ये भी थे, व्यापारिक कंपनी भी थी, व्यापारिक कोठी भी थी। तो मुंबई के बारे में एक समझ लें कि 1622 में एक राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उनसे विवाह कर लिया 1622 में। और जब 1622 में पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिए तो पुर्तगाल लोगों ने ब्रिटिशर्स को मुंबई का द्वीप जो है दे दिया अंग्रेज़ों को, ठीक ना। और 1667 में ये चार्ल्स द्वितीय ने जब पुर्तगालियों से विवाह किया, पुर्तगाली लड़की से, तो मुंबई द्वीप को पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को दे दिया, ब्रिटिश सरकार को दिया, ठीक ना। अब ब्रिटिश सरकार ने 1667 में इस मुंबई के द्वीप को किसको दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये सरकारी कंपनी नहीं थी। यानी जब चार्ल्स द्वितीय ने इनसे ब्याह किया, शादी किया, तो ये मुंबई का द्वीप इंग्लैंड की सरकार को मिला। इंग्लैंड की सरकार ने 1667 में 10 पाउंड सालाना पैसे में कि आप हमें हर साल 10 पाउंड दे दीजिए और मुंबई द्वीप पे अपना व्यापार करिए। तो ये 1667 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, 10 पाउंड सालाना की दर से उसको जो है दे दिया। तो पुर्तगालियों के बारे में मोटी मोटा जितनी बातें थी वो लगभग पूरी हो गई, ठीक ना। पढ़ने तो और भी सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जितना काम की चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गया है पुर्तगालियों के बारे में। अब आते हैं डच, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए, लगभग 100-125 साल पूरे हिंद महासागर पे उनका कब्जा रहा। लेकिन उनकी देखा और भी लोग आना शुरू हुए, तो उसमें एक 1602 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी बनी 1602 में, जिसका नाम था डच, DUTCH, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। नीदरलैंड के या हॉलैंड के शासक प्रशासक ने कहा कि आप जाइए हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी नाम का जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बनाया था। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जब पूरा साम्राज्य अपना बढ़ाया तो करीब 100-125 साल तक उनका कब्जा रहा पूरे हिंद महासागर में। तो 1602 में एक कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नीदरलैंड के शासक ने कहा कि आप कहीं पर भी जाएं हिंद महासागर क्षेत्र में, किसी भी राजा महाराजा से संधि करें, किसी भी राजा महाराजा से युद्ध करें, किसी भी क्षेत्र को कब्जा लें, किसी भी स्थान पर अपनी फैक्ट्री बनाएं, कंपनी बनाएं, यानी विस्तार करें। विस्तारवादी नीति के साथ डच लोग भी आए, लेकिन उनकी ज़्यादा रुचि भारत में नहीं थी। इनकी भारत में व्यापार करने की ज़्यादा रुचि नहीं थी। इनकी ज़्यादा रुचि व्यापार करने कहाँ पर थी? स्पाइस आइलैंड पर। स्पाइस आइलैंड पर इनकी ज़्यादा रुचि थी, यानी कि जावा, सुमात्रा, जो मलय प्रायद्वीप वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर इनकी ज़्यादा रुचि थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनकी भी रुचि उस तरफ थी, क्योंकि सन 1600 में 1599 में एक समूह था जिसको बोलते हैं एडवेंचर्स मर्चेंट, ठीक ना, मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। ये एक कुछ व्यापारियों का समूह था। तो
तो 1599 में इन्होंने गोष्ठी किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाई भी। उस कंपनी का नाम था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशों की थी, और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी थी। ठीक 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 ना। तो 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स यानी कुछ व्यापारियों के समूह ने मिल करके गोष्ठी बनाई कि एक हम कंपनी बनाएंगे जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ये सारे मर्चेंट एडवेंचर्स जो थे इस कंपनी के लोग, यानी इस कंपनी के शेयरधारी जो थे, वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के पास गए और कहे कि महारानी, हमें हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर व्यापार करने का एकमात्र अनुमति पत्र, एकमात्र लाइसेंस हमें प्रोवाइड कीजिए। तो इनको इस तारीख को क्वीन एलिजाबेथ ने हस्ताक्षर करके दे दिया कि आप जाइए, व्यापार करिए, धूमधाम से युद्ध करिए, संधि करिए, अपने जो कोठियाँ हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको बनाइए। इनकी रुचि तो सारे जगह थी, सभी जगह थी। अंग्रेज़ों की रुचि इंडिया में भी थी, स्पाइस आइलैंड पर भी थी। तो इंडिया पर डच लोगों की रुचि नहीं थी, लेकिन स्पाइस लैंड पर डच लोगों की रुचि थी, जबकि इनकी दोनों पर रुचि थी। तो इसलिए डच लोगों के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में तनातनी बनी रहती थी। कब तक बनी रही? लगभग 1660 के 1660s के दशक तक इन दोनों के बीच में तनातनी बनी रही। और इस दशक के अंतिम वर्षों में इन दोनों के बीच में सहमति बन गई कि जाइए, आप अपना पूरा भारत संभालिए और हम अपना पूरा डच यानी कि ये इंडोनेशिया संभालेंगे, स्पाइस आइलैंड संभालेंगे। यानी इन दोनों के बीच में सहमति बन गई। इसके बाद से अंतिम जो निर्णय हुआ ये कि ब्रिटिश लोग, भारत पर पूरा कब्जा रहेगा उनका, और इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड, मलय पेनिनसुला, वहाँ पर डच लोगों का प्रभुत्व रहेगा। ये बन गया। लेकिन इन्होंने कुछ और भी युद्ध लड़े। किससे? पुर्तगालियों से। कौन सा युद्ध लड़ा? जैसे श्रीलंका पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो सन 1623 में 1658 के आसपास, यानी 1660s के ही सेंचुरी में ही इन्होंने श्रीलंका से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। ठीक ना। एक दो जगह से और भी निकाल दी। जैसे पुर्तगालियों का कब्जा और कहाँ था? हरमुज पे था, मलक्का पे था, स्पाइस आइलैंड पर भी था। तो वहाँ से भी डच लोग पुर्तगालियों को भगा दिए। तो डच का पूरा वहाँ पर हो गया। इंग्लैंड वाले लोग बाद में आए, वो भी उस पर कब्जा करना चाहते थे। तो वहाँ से उन दोनों के बीच में सहमति हो गई कि यहाँ पर हम रहेंगे, वहाँ पर आप रहिए। तो डच लोग भारत से चले गए, इंग्लैंड वाले लोग स्पाइस आइलैंड वगैरह से चले गए, पुर्तगाली लोग एकदम से चले गए। कुछ जगह पर रहे, एक दो जगह पे, बाकी समाप्त हो गए। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन रहा कि यूरोपीय शक्ति कैसे कैसे भारत में आए, कैसे कैसे उनकी व्यापारिक कंपनियां चली, क्या उसका बैकग्राउंड था। अब जो पूरी कहानी चलेगी वो फ्रेंच के ऊपर, क्योंकि डच लगभग हो गया, ये भी चले ही गए थे बाद में। ठीक ना। बाद में रहे कि खाली दो शक्ति, एक फ्रेंच, एक ब्रिटिश। अब ब्रिटिश वाले जो थे वो बाद तक रहे, फ्रेंच भी बाद तक रहे, पुर्तगाली भी बाद तक रहे। लेकिन फ्रेंच और पुर्तगालियों का जो दबदबा था बहुत हद तक कम हो गया। पूरे देश पर, लगभग पूरे देश पर ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। तो आगे जो है ब्रिटिशों का क्या डेवलपमेंट रहा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरी पुस्तक उसी के बारे में है। तो इसमें इतना ही। इसमें जो भी डाउट हो समझ सकते हैं। धन्यवाद।